आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद पे। ये चर्चा इसलिए आवश्यक है कि भारत में आज सबसे प्रमुख मुद्दा राष्ट्रवाद का बना हुआ है। सरकारें कहती हैं हम राष्ट्रवादी हैं और हमारा जो भी विरोध करता है वो राष्ट्रवादी नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार के समर्थक और सरकार ही राष्ट्रवाद है। तो इस अंतर्द्वंद में जो भारत में उभर रहा है उसके स्पष्टीकरण के लिए हमें जाना पड़ेगा विस्तार से समझने के लिए कि राष्ट्रवाद है क्या और कब ये पैदा हुआ। तो मोटे तौर पे राष्ट्रवाद पे चर्चा शुरू हुई जब यूरोप के अंदर सामंतवादी युग का समाप्ति हो रही है। तो जहां इंग्लैंड और फ्रांस में उनसे लड़ते हुए लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, वहीं बहुत से देशों में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम देखते हैं इटली जो है छोटे छोटे द्वीपों में बसा हुआ था और इन सारे द्वीपों में कुछ अंतर थे लेकिन कुछ एकता का सूत्र था। इनकी भाषा, इनका रहन सहन, इनका पहनावा, इनका इतिहास साझा। तो इन सारी बातों को एकत्रित करके ये सवाल उठा कि इटली एक राष्ट्र है और मैजनी उसके एक विचारक के रूप में सामने आए और गैरिबाल्डी उसके एक ऐसे सेनापति के रूप में सामने आए कि जिन्होंने इटली राष्ट्र का एकीकरण में बड़ी अहम भूमिका निभाई। सरकार में बैठे हुए कबूर की भी इसमें एक प्रमुख भूमिका रही। तो जैसे इटली का राष्ट्रवाद बना, वैसे ही जर्मनी के अंदर भी जो विभिन्न छोटे छोटे राज्य बने हुए थे जर्मन लोगों के, उसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मन के सभी छोटे छोटे राष्ट्र एकत्र होकर जर्मन राष्ट्र बना। तो ये जो दो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया है, इसने यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद पे चर्चा बहुत तेज कर दी और यूरोप के अंदर बहुत से, खासतौर से पूर्वी यूरोप में बहुत से छोटे छोटे राष्ट्र इसी विचार के आधार पे अपने आप को राष्ट्रवादी आंदोलनों से जोड़ते हुए राष्ट्रवाद की इन्होंने स्थापना की। लक्ष्य ये था कि भाई जो राष्ट्रवादी समूह है या राष्ट्रीयताएं हैं, वो जब एक राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ती हैं, उनका अपना एकीकृत राज्य बना लेती हैं, तो वो राष्ट्रवाद का पूरा चरम हो जाता है। तो ये राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई और राष्ट्रवाद की बात आई प्रखरता के साथ। अब हम इसी बात को अगर समझें कि इसके मुख्य घटक क्या है, तो किसी देश में भाषा इसका प्रमुख सवाल थी, किसी देश में भौगोलिक भूखंड इसका प्रमुख सवाल है और किसी देश में धर्म इसका प्रमुख सवाल है। लेकिन दुनिया पे जो औपनिवेशिक शासन लदा हुआ था उस काल में, उससे मुक्ति की जितनी भी लड़ाइयाँ थीं, उन लड़ाइयों में राष्ट्रवाद एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरा और हर देश ने, जिसके लोग औपनिवेशिक पीड़ा से त्रस्त थे, उन्होंने अपने राष्ट्रवादी विचारों को विकसित किया और इसके लिए आधारशिला के रूप में उन्होंने अपने साझे इतिहास, साझी संस्कृति, कहीं कहीं साझी भाषा, कहीं कहीं धर्म, इन सब तत्वों को लेके एक अपने साझे राष्ट्र को बनाने की कल्पना। तो इसी के तहत भारत भी, जो कि अंग्रेजों की गुलामी में बंधा हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रवाद की लहर शुरू हुई। और ये भारतीय राष्ट्रवाद के लिए जो प्रेरणा स्रोत थे उस समय, वो एक तो इटली में मैजनी और गैरिबाल्डी थे और दूसरी ओर जो आयरलैंड का मुक्ति संग्राम चल रहा था, तो आयरलैंड के लोग भी इंग्लैंड से अपनी मुक्ति के लिए उपवास रखते थे और जेलों में उपवास रखने में उनकी मृत्यु हो जाती थी और आयरलैंड का यह मुक्ति संग्राम आगे बढ़ता। सबको देख के, इनसे प्रेरणा लेते हुए भारत में भी राष्ट्रवाद की चर्चा और विकास शुरू। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इस भारतीय राष्ट्रवाद का एक आधार स्तंभ बना। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चूंकि कांग्रेस एक प्रमुख क्रांतिकारी शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी, परिवर्तन की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसमें सबसे विशाल शक्ति कांग्रेस की बनी। तो कांग्रेस के अंदर ये भारतीय राष्ट्रवाद का विचार विभिन्न तरीकों से विकसित हुआ और पल्लवित हुआ। इस संबंध में जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उस पे जो सावरकर किताब लिखते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे, तो इंग्लैंड में रहने वाले नौजवानों के बीच उस किताब पे चर्चा होती है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को एक राष्ट्रीय आंदोलन मानते हुए उस पे विचार किया जाता है। उसी आधार पे आगे इस राष्ट्रवादी विचारों का विकास शुरू होता है। अब हम राष्ट्रवादी विचारों में सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में महात्मा गांधी को पाते हैं, जो पूरे भारत की जो एक साझा भाषा अंग्रेजों के आने से पहले रही है, हिंदवी, उस हिंदवी की स्थापना का भी प्रयास करते हैं
और अपने आंदोलन को भारत की हर सीमा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मणिपुर से लेकर और कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक और तराई तक, गुजरात तक, सभी जगह कांग्रेस की स्थापना का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना। तो ये कांग्रेस के अंदर महात्मा गांधी एक प्रतीक बन के उभरते हैं। और भारतीय राष्ट्रवाद तभी बन सकता है जब उसमें रहने वाले सारे लोगों की व्यापक एकता कायम। तो सारे लोगों की व्यापक एकता का मतलब है कि वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी जाति को मानने वाले हो, किसी भी भाषा को बोलते हो, वो सब भारतीय राष्ट्र का अंग है। और अगर हम ऐतिहासिक अतीत को देखें तो एक निश्चित भूखंड पे जो हिंदू कश से शुरू होके और त्रिपुरा तक जाता है, या हिमालय की श्रृंखलाओं से शुरू होके और कन्याकुमारी तक जाता है, इस निश्चित भूखंड पे जो है एक साझी संस्कृति पनपती है। साझी संस्कृति जो है उसके कई प्रमाण हम लोग देखते हैं। जैसे कोई भी आंदोलन यहाँ चलता है, जैसे वैष्णव आंदोलन चला, या शैवों का आंदोलन चला, या तंत्रिकों का आंदोलन चला, वो अपने क्षेत्र से चल के दक्षिण से शुरू होता है तो उत्तर तक पहुँचता है, उत्तर से शुरू होता है तो दक्षिण तक जाता है, इधर बंगाल तक जाता है। तो ये सांस्कृतिक आंदोलन जाते हैं। एक तीर्थाटन की परंपरा है, देशाटन की परंपरा है। तो जो देशाटन की परंपरा है उसमें तमाम तीर्थ पूरे देश में इस तरह के हैं जिन पे सब लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं। तो ये सब जो सांस्कृतिक इतिहास, वो एक निश्चित भूखंड पे सांस्कृतिक इतिहास हमें अपने राष्ट्रवाद का बोध कराता है। लेकिन ये भारतीय राष्ट्रवाद है, और इस भारतीय राष्ट्रवाद में हम जानते हैं कि हमारी विभिन्न धर्मों के लोग और विभिन्न छोटी छोटी संस्कृतियों के लोग आपस में समाहित होकर यहाँ हजारों साल तक एक साथ रहे। तो उसी के आधार पे भारत राष्ट्र बनता है। अब भारत की राष्ट्रवादी चेतना जो है, इसे विखंडित करने के लिए भारत पे शासन करने वाले लोगों ने अपने प्रयास किए। उन प्रयासों को समझ के हम समझ पाएंगे कि आगे क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि भारत में अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे अपना शासन स्थापित किया तो 1757 के बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो काम हुआ, वो काम तो था एक तो संस्कृत, लैटिन, ग्रीक को बता के और ये कोशिश करना कि भारत के एक ब्राह्मण वर्ग से अपना रिश्ता कायम करना, जिससे उनके शासन को स्थिरता दिलाने में एक विशेष समूह अपने आप को आर्य नस्ल का मानते हुए उनके साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि वो भी आर्य नस्ल के हैं। तो ये नस्लवाद के आधार पे, भाषा के आधार पे ये समझाने की कोशिश हुई ऊपर के वर्गों को कि हम एक हैं। दूसरी तरफ जो भारत में 1857 का संग्राम हुआ, हमने देखा है हिंदू मुस्लिम एकता को। इसी तरह 1757 के संग्राम में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो हमने उस एकता को देखा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई विभाजन नहीं है धर्म के आधार पे। और 1757 के बाद जो सन्यासी विद्रोह हुआ 1761 में, उसमें भी ये देखा गया कि सन्यासी यानी सन्यासियों ने और फकीरों ने मिल के आंदोलन किया भारत को बचाने के लिए, क्योंकि भारतीय गांव का विनाश अंग्रेजों के कारण हो रहा था। तो उसके जवाब में फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट नाम के एक अंग्रेज विद्वान के अंतर्गत ये कोशिश की गई कि भारत की जो भाषाई संस्कृति है, हिंदवी भाषा है, उसको तोड़ के पहले हिंदू और मुस्लिम यानी उर्दू, हिंदी और उर्दू दो भाषाएं बनाई जाए। इसके लिए कुछ विद्वानों को नियुक्त किया गया। जो हिंदू विद्वान थे ब्राह्मण, उनसे कहा गया कि वो ऐसी भाषा विकसित करे जिसमें फारसी शब्द ना हो, संस्कृत निष्ठ। तो वो हिंदवी की जगह हिंदी विकसित हुई। उसी तरह से मुसलमानों से कहा गया कि आप फारसी भाषा, जो मौलवी लोग हैं उनके, कि आप फारसी के शब्दों को बढ़ाइए और संस्कृत के शब्दों को निकाल के अपनी भाषा लिखिए और फारसी लिपि में लिखिए। तो उसे उर्दू का नाम उर्दू हो गई। जबकि भारत के में जो पहले अंग्रेज यात्री आए थे, उन्होंने कहा पूरे भारत में एक भाषा बोली जाती है जो दो लिपियों में लिखी जाती है। यानी हम बोलते एक ही बात थे, लेकिन जनरली वो देवनागरी में लिख देते हैं या हम फारसी में लिख देते हैं। तो रिकॉर्ड ज़्यादातर फारसी में होते थे, बोल ज़्यादातर लोग देवनागरी के हिसाब से थे। तो उस भाषा को हिंदवी कहा जाता था। इस हिंदवी भाषा को बांट के हिंदी और उर्दू भाषा बना दी गई। तो ये अंग्रेजों का पहला प्रयास था कि भारत राष्ट्र को बांट के उसे दो राष्ट्रों में देखा जाए, हिंदू और मुस्लिम के रूप में।
और जब वो उन्होंने ये सब प्रयास किया तो उसके बाद उन्होंने 1905 में एक कोशिश की कि बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के नाम पे किया जाए। लेकिन उस समय बंगालियों की एकता थी और बंगालियों ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को अस्वीकार कर दिया और बंग भंग के विरोध में बहुत तेज आंदोलन उठा। और ये आंदोलन यही नहीं रुका बल्कि पंजाब तक और महाराष्ट्र तक बहुत तेजी से विकसित हुआ। जब ये आंदोलन और ये बात विकसित हुई तो उसके जवाब में क्या हुआ कि अंग्रेजों को ये चीज़ वापस लेनी पड़ी और इस लहर को देख के वो घबरा गए कि अभी यहाँ विभाजन पूरा नहीं हुआ है। तो उन्होंने एक नई चीज़ निकाली जो मॉर्ले मंटे सुधार में लागू की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दो। इस समय तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की ताकत को देख के अंग्रेज लोग कुछ वायसराय की काउंसिल में और कुछ विधानसभाओं का गठन करने लगे थे जहाँ चुनाव से लोग पहुँच सकते थे। तो उन्होंने पृथक निर्वाचन देके कि मुसलमानों के अलग से प्रतिनिधि होंगे, ये कोशिश की कि मुस्लिम सांप्रदायिक ताकत मजबूत हो। इससे पहले उन्होंने ढाका के नवाब को तैयार करके मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली जो मुसलमानों के अधिकारों की बात करता था। अब पूरे राष्ट्र के अधिकारों की बात की जगह मुसलमानों के अधिकारों की अलग बात होने लगी और क्रिया से प्रतिक्रिया में हिंदू महासभा का भी गठन हुआ जो हिंदू के अधिकारों की बात करने लगी। तो ये हिंदू मुसलमान के अधिकारों की बात करते हुए जो बात आगे बढ़ रही थी उसे 1916 में लखनऊ पैक्ट के तहत तिलक के नेतृत्व में शिकस्त दी गई और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में सब मिलके लड़ेंगे इस बात को कहा गया। और बाद में परिणाम स्वरूप देखा भी गया कि 1921 के असहयोग आंदोलन में सब लोग मिलके लड़े। अब जब सब लड़ाई हुई मिलके हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने अपनी आगे की चाल चली। वो चाल इस बात से जुड़ी है कि उन्होंने भारत को विखंडित करने का, भारत को एक राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास शुरू किया। ये 1929-30 की घटना है जब उर्दू के अखबारों में कुछ विद्वान लोग लिखने लगे कि मुसलमानों को अलग राष्ट्र चाहिए और पाकिस्तान का नाम भी उभर के आ गया उसके लिए। तो उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू महासभा भी हिंदू राष्ट्र की बात करने लगी। तो ये हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की बात अंग्रेजों ने भारत राष्ट्र को बांटने के लिए कूटनीतिक कारणों से की। और इसका परिणाम हमने देखा कि जब हम आज़ादी के आंदोलन में आगे बढ़ रहे थे और आज़ादी के बहुत करीब जा पहुंचे थे और 1946 में हम सारे लोग इस बात के लिए तैयार हो गए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी, कि भारत एक राष्ट्र रहेगा, भारत एक ही देश रहेगा और उसमें हम अपना समाधान कर लेंगे। बेवल समझौते में ये बात स्पष्ट दिखती है। लेकिन उसके बाद इतनी तेज़ी से घटना चक्र घूमा कि बेवल को वापस बुला लिया गया, माउंटबेटन आए और उन्होंने इस समझौते को किसी भी कूटनीति के तहत ये समझौता टूट गया। कांग्रेस के नए अध्यक्ष नेहरू ने कुछ बात जो अपना स्टेटमेंट दिया कि हम किसी समझौते से बंधे नहीं हैं, बस उसके बाद जिन्ना ने स्टेटमेंट दिया और हम लोग भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र में बट गए। इसी तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को एक अगली चुनौती उन्होंने प्रस्तुत कर दी। वो चुनौती प्रस्तुत कर दी कि उन्होंने कहा भाई दक्षिण के जो 4 राज्य हैं ये द्रविड़ लोग हैं, तो आर्य और द्रविड़ का कॉन्ट्रडिक्शन बना दिया, नॉर्थ और साउथ का कॉन्ट्रडिक्शन बना दिया, द्रविड़ नाडु की बात उठवा दी। इसी तरह से विभिन्न जातियों का इतिहास लिखवा के जातिगत सर्वे करा के जातियों के आधार पे अंतर्द्वंद को बढ़ाने की कोशिश की। तो हमारी जो लड़ाई थी भारत राष्ट्र को विकसित करने की और बनाने की भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें हमने जीत तो हासिल करी और भारत राष्ट्र बना एक, लेकिन वो राष्ट्र विभाजित हो गया, 2 राष्ट्र बने, पाकिस्तान और भारत। बात यहीं नहीं रुकी, उसके बाद भी राजनीतिक घटनाक्रम में भारत राष्ट्र के अंदर धार्मिक राजनीति आगे बढ़ने लगी। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। अब ये हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की बात है जो कि भारत की वास्तविकता से मेल नहीं खाती किसी भी तरीके से, क्योंकि भारत की वास्तविकता में अगर कहीं भारत में हिंदुओं को छोड़ के जो बाकी सारे लोग हैं वो अलग हैं तो भारत राष्ट्र कैसे बनेगा? इसी तरह से जिन्हें ये हिंदू कह रहे हैं उसके अंदर जैन है, बौद्ध हैं और जातियों के अंदर द्वंद्व भी है, तो ये किस तरह से बनेगा? तो महात्मा गांधी हमेशा इस तरह की विचारधारा के विरोध में रहे और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भी बात नहीं है, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे अशफाकुल्ला खां हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद सेना हो, आजाद हिंद सरकार हो, सभी लोग भारत राष्ट्र की बात करते हैं और उनके विचारों में भारतीय राष्ट्रवाद झलक। तो ये भारतीय राष्ट्रवाद जो 1857 की चेतना में भी मौजूद है और 1942 की चेतना में भी मौजूद है,
अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन, उसमें भी ये मौजूद है। तो ये भारतीय राष्ट्रवाद की मूल धारा जो भारत के समस्त लोगों को एक साथ लेके चलती है, जिनकी सांस्कृतिक विरासतें एक साथ हैं, सांस्कृतिक बातें एक साथ हैं। भले ही लोग विभिन्न धर्मों में बट गए या विभिन्न जातियों में बटे हुए दिखते हैं, लेकिन उनमें विभिन्नता से ज्यादा एकता का स्वर है, और यही एकता से भारत राष्ट्र बनता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं या हिंदुओं को ही भारत राष्ट्र समझते हैं, वो भारत का नुकसान कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को समाप्त कर रहे हैं। और इस तरह की विचारधाराओं से बचना चाहिए हमें, और भारत राष्ट्र की एकता और समृद्धि और विकास के लिए कार्य करना चाहिए। और भारत राष्ट्र ही असली राष्ट्रवाद है हमारा, न कि कोई हिंदू राष्ट्र, न कोई मुस्लिम राष्ट्र, न कोई किसी जाति का राष्ट्र। हमारा है केवल भारत राष्ट्र।